गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो भाई? एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसी हो पूजा जी? तबीयत वगैरह ठीक है? क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है, गर्मियों का मौसम आ गया है, तो बचकर रहना। प्रॉपर वाटर इनटेक लेना जिससे कि तुम्हारी बॉडी में हाइड्रेशन बना रहे, डिहाइड्रेट ना हो बॉडी। फाइन हो यानी कि आज कुछ प्रॉब्लम है? क्या हुआ, कैसे परेशान हो? अच्छी क्यों नहीं हो भाई? एकदम बिंदास नहीं दिख रही हो आज। गुड इवनिंग। कल छुट्टी क्यों की थी तुमने, ये बताओ पहले तो मुझे। आज तुम्हारी क्लास लेती हूँ मैं कल। मैंने कहा था अगर कोई नहीं आया करे तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो, तो तुम लोग सुनते ही नहीं हो मेरी। ओके। देखो कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि कल ही हम लोगों ने डिसाइड किया था ना, मैं टीचर के साथ साथ आप लोगों की फ्रेंड भी हूँ। अच्छा जी। ऐसे तो मैम भी बहुत बिजी रहती हैं, मैम भी छुट्टी कर लिया करें फिर, है ना? अगर ऐसा कुछ हुआ करे ना तो इन्फॉर्म कर दिया करो आप। ठीक है? किया था? ये बताओ किस ग्रुप में मैसेज करते हो तुम लोग? मुझे तो शो नहीं होता है यार। एक मिनट रुको, मैं चेक करती हूँ। चलो मैं बाद में चेक करूंगी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आज बड़े दिनों बाद दर्शन दिए अंजू जी ने। कहाँ गायब थी आज आप, ये बता दीजिए। आपको पता है हम लोग, हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म होने वाली है ना। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि धीरे धीरे हमारा कोर्स आगे बढ़ रहा है। जीतू भैया वाले पे गया था। ओके। हाँ, मैंने चेक नहीं किया। चलो हम बीच बीच में बात भी करते जाएंगे। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ओ, अरे गुड। ये है ग्रेट लर्नर्स की कैपेसिटी। देखो पता है, देखो अब हम लोग क्या करेंगे। मैं ना आज तो ये मैं तुम्हारे लिए डिटेलिंग में लेकर आई हूँ, क्योंकि शायद से ये थोड़ा ना साइंटिफिक टर्म है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले देखो इतना पढ़ लो, ये मैं इसके बारे में बता दूं कि आप फिल द फॉर्म ऐप को इंस्टाग्राम पे डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी रिगार्डिंग यूजीसी नेट। ओके। वहीं आपका पेपर वन आपको मिलेगा 6 महीने के लिए ओनली ऑन 1499। और पेपर टू 12 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2499 में, है ना? और पहला और दूसरा पेपर 46 मंथ ओनली ऑन 2499, एंड फॉर द बोथ पेपर्स एंड फॉर द फुल ईयर ओनली ऑन 4499। यू कैन इंस्टॉल द ऐप एंड ज्वाइन नाउ। ओके। वहीं पे यहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, पीवाईक्यू विद आंसर एंड मॉक टेस्ट भी। और आप मेरा कोड यूज कर सकते हो फॉर दी 10% डिस्काउंट। आपको पता है? अच्छा ये बताओ, ऐसा लग रहा है मुझे कि आपकी मैम आपको अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, है ना? इसीलिए बस आप ही लोग हो मेरी क्लास में। गुड इवनिंग। ऐसी ही बात है क्या? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने किसी को रेफरेंस नहीं दिया मेरी क्लास में जुड़ने का। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बताओ ऐसा ही है क्या? या तो मैं अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ इसीलिए आप किसी को रिकमेंड नहीं करते हो? अच्छा, तो फिर कैसे रिकमेंड नहीं करते हो भाई? मैम को भी खुशी होगी जब मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे। तो दिया है।
चलो थैंक यू। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, देखो भाई चलो मैं हिंदी से स्टार्ट कर देती हूँ। कल तुम लोगों की शिकायत थी कि मैम आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा अच्छा, मेडिकल से हैं। आप क्या कर रही हो? पूजा जी आप क्या कर रही हो? सेकंड पेपर। अच्छा देखो, तुम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। आई एम राइट और रॉन्ग इतना बताओ। अभी भी यहाँ पे जितने भी हैं, आप लोग अवेलेबल हो, ये बताओ आप लोगों ने होम साइंस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, इतना बताओ। बिल्कुल पढ़ा है ना? तो बस दिक्कत क्या है देखो, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे। हाँ मैं ना अब यही यही मैं पता सोच रही थी एक्चुअली। पता देखो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कवर करा देती हूँ, लेकिन पता है फिर बाद में स्टूडेंट्स की ना क्या कंप्लेंट होती है कि हमें ना पूरा हर टॉपिक नहीं कराया है। तो उस वजह से फिर मैम पे डांट पड़ेगी, इसीलिए मैं सारा लेकर चल रही हूँ। बट अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो मैं ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही कराऊंगी। ठीक है, हर यूनिट से। और बाकी के टॉपिक्स होंगे उनको हम लोग देखेंगे, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। हाँ तो मैं क्या कर रही थी कि सेकंड पेपर क्लियर करने में ना देखो कुछ भी नहीं है, आप क्लियर कर सकते हो क्योंकि आपका बैकग्राउंड ही यही है। एंड बिलीव मी, मैं पहले आपको वो कट ऑफ बता देती हूँ। इस बार की कट ऑफ गई है, आपने अगर सपोज करो आपने फर्स्ट पेपर है ना आपका, अगर आपने सेकंड पेपर में कितना बताऊं, 200 नंबर का होता है आपका सेकंड पेपर। ठीक है, 200 नंबर में से अगर आपके 150 भी आ गए ना, बिलीव मी, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप क्रैक कर लोगे। हाँ बेटा यही पता है, क्योंकि कल रिजल्ट आउट हो चुका है और अब सब लोग एकदम जी तोड़ मेहनत में लगे हुए हैं, किसी के भी पास में टाइम नहीं है कि वो इतना सारा कवर करे, है ना, एक एक चीज डिटेल में पढ़े। तो यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है और हमारा अभी कोर्स बहुत सारा रह गया है ना। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि आज ये वाला हम लोग पार्ट पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं, फूड स्टैंडर्ड वाला। और कल हमारा सैटरडे है, सैटरडे में यानी कि आप ये मानकर चलो कि विद इन 3 to 4 डेज आपकी 1 यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ फूड एडिक्टिव्स कराए हैं मैंने। देखो कल भी मैं यही बता रही थी कि फूड एडिक्टिव्स और फूड प्रिजर्वेशन अगर आपने ध्यान से पढ़ा है ना, कुछ कुछ टॉपिक्स तो हमारे इसमें ऐसे हैं कि अगर हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया ना तो उससे बाकी के यूनिट्स के भी काफी सारे कवर हो जाते हैं टॉपिक। हम लोगों ने जब फूड प्रिजर्वेशन पढ़ा था ना, तब फूड प्रिजर्वेशन हमने कितनी डिटेलिंग में पढ़ा है? यस और नो बताओ, डिटेलिंग में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो जब हमने फूड प्रिजर्वेटिव्स पढ़ा है ना, तो वही हमारे फूड एडिक्टिव्स में भी हेल्प करेंगे बहुत, क्योंकि फूड एडिक्टिव्स हमारे एक तरीके से सब्सटेंस ही होते हैं जो हम फ्लेवर के लिए, कलर के लिए, इन सब के लिए यूज करते हैं। वहीं अगर प्रिजर्वेटिव्स की बात, यही जैसे मैं कल हम लोग बात कर रहे थे, सॉल्ट हमारा एडिक्टिव में भी आता है और हमारा प्रिजर्वेटिव में भी आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होती हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है ना। और एडिक्टिव नमक है, ऑब्वियसली बात है भाई, टेस्ट को इंक्रीज करेगा। तो ये चीजें ना इंटर रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करो। ये मैं अगर पता देखो आपको इतना मैटर मेरी इस स्लाइड पे शो हो रहा है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि आपके पास मैटर पहुंच सके। अदरवाइज मैं तो सिर्फ फूड स्टैंडर्ड डाल दूंगी और आपको पूरा समझा दूंगी, ये मैं कुछ भी नहीं लिखूंगी। मैं इतनी मेहनत करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स हों आपके पास में। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि मुझे भी इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है। आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल रहेंगी ना, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं सुन पाते हो, इसीलिए रिकॉर्डेड क्लास का ऑप्शन है आप लोगों के पास में। और कई बार होता है कि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो आप सिर्फ सुन ही पाते हो, मुझे लिख नहीं पाते हो, तो आप इसमें से देख के आप लिख सकते हो।
तो इसीलिए यहाँ पे ये मैटर प्रोवाइड कराया जाता है आपको। लेकिन अब हम लोग, आप लोग मेरा साथ दे रहे हो ना, तो पक्का अब हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है? क्योंकि यस सीरियसली, हम लोगों ने देखो वो वाला फूड ग्रुप्स और फूड साइंस जब पढ़ी थी ना, पर मैं तो अलग हूँ ना यार सबसे, इसीलिए मैं इतना डीपली करा रही हूँ। क्योंकि देखो मैंने भी एग्जाम्स दिए थे, तो मैंने वहाँ यही चीज़ नोटिस करी थी कि इतना डीपली मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एनटी का कुछ भरोसा नहीं रहता है कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। सच बोल रही हूँ, कभी भी कोई भरोसा नहीं रहता है। तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देंगे वो, और उसके बाद तुम वो टर्म देख के समझोगे कि अरे ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन एग्जैक्टली इसमें राइट आंसर क्या होगा ये नहीं आंसर कर पाते। क्यों? क्योंकि उसकी डीप नॉलेज नहीं लेते हम लोग। इसीलिए मैं हर एक चीज़, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ना कोई भी डाउट ना रहे, ताकि आपका एग्जाम आए ना तो आप ब्लैंक ना रहो कि अरे ये चीज़ तो हमने पढ़ी ही नहीं है। तो बस इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ से भी मुझे मैटर मिले मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, कि ना फिल्टर फॉर्म एक अच्छे हो उसमें, ठीक है? मैं पता आज जब मैं ये आप लोगों के लिए कंटेंट बना रही थी, तब मैं पता यही सोच रही थी कि मैं अपने स्टूडेंट से क्या हुआ था आपके साथ ऐसा फर्स्ट टाइम? पता है, जब मैं ये बना रही थी कंटेंट, तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा आज मैं बात करूंगी कि किस तरीके से मैं कंटेंट रखूं, क्योंकि मैं खुद भी सोच रही थी कि इतना डीपली शायद ही कोई करता होगा। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, सेकंड पेपर का बता रही थी। अगर आप लोगों ने 150 भी कवर कर लिए ना हमारे पेपर में, यानी कि होम साइंस के पेपर में, बिलीव में आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सच बता रही हूँ मैं। और रही बात होम साइंस की, होम साइंस देखो एक्चुअली पता है, अरे वाओ, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग टू मी। पता है, आज आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट थी, मैंने सोचा था कि आप लोगों को मैं बोल दूँ कि आज मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊँगी। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मेरी थोड़ी देर की थकान है, लेकिन आप लोगों की 1 घंटे की क्लास बहुत सारी नॉलेज मिस हो जाएगी। तो मैंने कहा थोड़ा मेहनत कर लो, थोड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन आज पढ़ाओ। पता है ये टाइम जो होता है ना, 1 घंटे का टाइम इतना प्रीशियस होता है मेरे लिए, इतना ज़्यादा मैं कनेक्टेड रहती हूँ आप लोगों से, बता नहीं सकती हूँ कि कितनी खुशी मिलती है मुझे। देखो जब नेट क्लियर हो जाता है ना, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपको पीएचडी में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है ना, तो आपको 35,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि आपकी पीएचडी का जो खर्चा होगा ना, यानी कि जो फीस जो लगती है आपकी, जी, आपकी जो फीस जो लगती है वो क्या है, उसकी स्कॉलरशिप आपको मिलती है पीएचडी के दौरान। क्योंकि पीएचडी की फीस अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है ना? नेट क्लियर होने का, देखो अभी जैसे कि सपोज करो आपकी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज निकलती हैं, तो उसमें क्या है, टेट, सी टेट, एस टेट ये मांग लेते हैं, या बीएड मांग लेते हैं। इसी तरीके से आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, यानी कि कॉलेज में पढ़ाने के लिए, ओके फर्स्ट टाइम दोगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वहाँ से आपको ज़रूर हेल्प मिले। कि हाँ, मैं क्या बोल रही थी? हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका नेट होना कंपल्सरी है। आप इसको ना एज़ अ बेनिफिशियल ले सकते हो। अगर आप कहीं वैकेंसी में जाओगे ना, वहाँ पे अगर कोई पीएचडी वाला स्टूडेंट होगा, और वहीं अगर आप नेट वाले होगे और प्लस में पीएचडी भी कर रहे हो, तो आपको पहले प्रेफ़रेंस दी जाएगी। ये बेनिफिट होता है नेट का। आप यकीन नहीं मानोगे, जब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लोगे ना, आपको जितनी खुशी होगी ना, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। इट इज़ जस्ट अबव, सारे आपके इमोशंस निकल कर बाहर आ जाएँगे, सच में। फॉर्म देखो, कल आपका रिज़ल्ट आउट हो चुका है, फॉर्म भी अब फिल होना स्टार्ट हो जाएँगे 1-2 दिन में। क्योंकि आई गेस 13 जून से हमारा एग्ज़ाम है, इसीलिए। ठीक है? चलो पढ़ लेते हैं खाद्य मानक क्या होते हैं। यानी कि जितने भी हम लोग भोजन पदार्थ लेते हैं ना, मार्केट से हम लोग लेकर आते हैं, उन पे आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज़ करो
ये मेरी फूड पैकेट है, ठीक है। मुझे ये बताओ जीतू भैया को फीडबैक किस किसने दिया है, क्योंकि मुझे तो लग नहीं रहा है कि मेरी क्लास को लेकर फीडबैक दिया है किसी ने भी। हाँ, देखो 13 जून से ना एग्जाम स्टार्ट है, लेकिन हमारा कब पड़ेगा ये अभी क्लेरिफिकेशन नहीं है। ये तभी क्लेरिफिकेशन होगा जब डेट शीट वो लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैं किया था, मुझे बताया नहीं उन्होंने, इसीलिए मैंने पूछा आप लोगों से। ओके, थैंक यू सो मच। इतना बड़ा वाला चलो डिजिटल हक आप लोगों के लिए, थैंक यू। देखो, जो हमारे फूड पैकेट्स होते हैं ना, जितनों भी हम लोग प्रोडक्ट लेकर आते हैं मार्केट से, आप लोगों ने वहाँ देखा होगा कि उस पे ना इस तरीके से लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, और एक मार्क और बना रहता है, इस तरीके से बना होता है, ठीक है। बीच में एस लिखा होता है और आई लिखा होता है, ये मार्क भी बना होता है ना। तो ये क्या है, ये इस बात का प्रतिमान देते हैं कि जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ मार्केट से लेकर आए हैं उसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि वो हमारे ग्रहण करने योग्य है। यस, होल मार्क ग्रहण करने योग्य है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जानी मैना, जैसे कि अगर सपोज करूं, अगर मैं क्लॉथिंग की बात करूं, तो दैट्स ग्रेट, क्लैपिंग फॉर योर अप्रिशिएशन, सीरियसली। ये डेडिकेशन एंड आई बिलीव ये आपका कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, ये आपकी जो मेहनत है ना, सच में कभी वेस्ट नहीं जाएगी, सच बता रही हूँ। बस यार आप लोग कितने हार्ड वर्किंग हो, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, सच में। देखो, खाद्य मानक हम लोग पढ़ लेते हैं। खाद्य मानक कुछ ऐसा है जो विशेषज्ञों या किसी पदार्थ की मात्रा, वजन, सीमा, मूल्य और गुणवत्ता को मापने के लिए एक प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया गया है। अगर हम लोग बात करें, हम लोग क्या फूड स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, एक बार पूजा कुमारी जी के लिए, इवन आप सबके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग तो बनती है भाई, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। और मुझे इससे ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप लोग ये न्यूज़ लेकर आओगे कि हमारा नेट क्लियर हो गया है, सच बोल रही हूँ। पता है वो मोमेंट, उस मोमेंट में पता है आप कुछ कहोगे नहीं, लेकिन आपकी आंखें, आपके इमोशंस बहुत कुछ कहेंगे, ठीक है। देखो, खाद्य मानक क्या होते हैं, ये किसी विशेष, अब खाद्य मानकों को ना कोई भी, ना तो मैं बना सकती हूँ ना ही आप बना सकते हो ये, बिल्कुल डेफिनेटली। ये कौन बनाता है, ये विशेषज्ञ बनाते हैं जिनको इनके बारे में पूरी पूरी जानकारी होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैं अभी तुम लोगों को बोल दूं कि जाओ जाकर आप एक रेसिपी बनाओ जो मुझे ओबेसिटी लोगों के लिए बनानी है, जिनको ओबेसिटी, जो पीपल हैं उनका मुझे वेट कम करना है, उनके लिए रेसिपी बनाओ या फिर डाइट प्लान बनाओ, ठीक है। हाँ, प्रॉमिस। तो आप लोग क्या करोगे, आपको अगर नॉलेज ही नहीं है, आपको यही नहीं पता ओबेसिटी वाले लोगों को ज़्यादा कैलोरीज हमें नहीं देनी चाहिए, तो आप, जब आपको इतनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप क्या कुछ भी खाना उनको दे दोगे, उससे क्या उनका वजन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर वो लोग आपके पास आएंगे, अरे आपने कैसा हमारा डाइट प्लान बना के दे दिया है, हमारा तो वजन और बढ़ रहा है कम होने की बजाय, है ना। तो वही सेम थिंग है खाद्य मानकों की। खाद्य मानक हमारी मदद करते हैं किसमें, कि हमें पदार्थ की, जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, उसकी हमें मात्रा कितनी रखनी है, उसका वजन कितना रखना है, और उसको किन किन आधारों को ध्यान में रखते हुए उसको बनाना है, उसका मूल्य हमें क्या रखना है, गुणवत्ता कैसी रखनी है। आप लोग अगर देखोगे, मैं यहाँ अगर नाम लूँ, नमकीन की कंपनी का नाम लेती हूँ जो अभी मुझे याद आ रहे हैं, एक हल्दीराम की कंपनी है, ठीक है, और एक सपोज करो कोई अदर कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही नमकीन बनाती हैं, ठीक है। अब हल्दीराम की कंपनी जो है,
उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, प्राइस भी उसकी बहुत सही है, क्वालिटी भी उसकी बहुत सही है, वेट भी वो अच्छा देती है। तो मैं हल्दीराम को प्रेफ़र करूँगी। वहीं अगर मैं दूसरी कंपनी देखूँ, कोई और कंपनी है। हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ये नेट होता ही बेटा इसी के लिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। प्राइवेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी मिलेगा आपको। और आपके 30-40 हज़ार रुपए तो कहीं भी नहीं गए हैं, कहीं भी नहीं। फ्रेशर्स को ही बोल रही हूँ। ये आपकी इन हैंड सैलरी होगी फर्स्ट टाइम में, और उससे ज़्यादा ही हो सकती है। 30-40 तो मैं बहुत कम बता रही हूँ, मिनिमम बता रही हूँ मैं, मिनिमम। ठीक है। अब क्या है कि सपोज करो हल्दीराम का मुझे प्राइस भी ठीक लगे, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है ना, वेट में भी वो ठीक है। तो क्या है, इतने सारे रूल्स फॉलो किए हैं किसके द्वारा, जो हमारे खाद्य मानक हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने बता दिया विशेषज्ञ इसको निर्धारित करते हैं, लेकिन कौन से विशेषज्ञ निर्धारित करते हैं, तो वो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन करते हैं। ठीक है। वहीं अगर कोई दूसरी कंपनी है, उसने अपने प्राइस भी हाई रख रखे हैं, ठीक है, क्वालिटी भी उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो मैं क्या है, इसको अवॉइड कर दूंगी, इसकी तरफ मैं देखूंगी ही नहीं। क्यों नहीं देखूंगी? क्योंकि जो चीज़ मुझे कम रेट में अच्छी मुझे हल्दीराम कंपनी से मिल रही है, मैं वो दूसरी कंपनी से क्यों परचेज करूंगी, है ना। तो वही चीज़ हो जाती है। अगर सपोज करो, मैं तुम लोगों को कपड़े का एग्जांपल देती हूँ। कपड़ों को वैसे भी लड़कियों को बहुत शौक होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, लोकल मार्केट में जाओगे, वहां से आप कपड़े खरीद कर ले आओगे, तो वहीं आप ब्रांडेड कपड़े लोगे, तो ब्रांडेड कपड़ों में और लोकल मार्केट के खरीदे हुए कपड़ों में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? वही फ़र्क हमारी इन कंपनीज़ में भी होता है, जो हमारी फूड की कंपनीज़ होती हैं। ठीक है? खाद्य उत्पादन और सेवा के हर पहलू में गुणवत्ता को एकीकृत करने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों और नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हम किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, फूड प्रोडक्ट, तो उसकी क्वालिटी का हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि एक तो ये इस बात का प्रमाण देते हैं कि हमारे जो फूड स्टैंडर्ड हैं, यानी कि जो खाद्य मानक हैं, उनके तहत ये भोजन बनाया गया है, और साथ ही साथ नियंत्रित जो प्रणाली होती हैं, वो भी लागू की गई हैं, यानी कि प्रयोग में लाई गई हैं। ठीक है। क्यों ये ज़रूरी है? ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? ताकि सेफ्टी, स्वच्छता बनी रहे, है ना, हाइजीन, पौष्टिकता बनी रहे भोजन में। ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम फूड स्टैंडर्ड का सहारा लेते हैं, और साथ ही साथ क्या है, ये जो खाद्य मानक होते हैं ना, इन्हीं के द्वारा हमारे राष्ट्रों के भीतर, या फिर जो हमारे छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, इन्हीं के द्वारा व्यापार भी होता है। खाद्य मानकों के आधार पर ही आप लोगों ने देखा होगा, लोकल डुप्लीकेट चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल हैं, है ना। लेकिन वहीं पर अगर हॉलमार्क होगा ना, तो लोग उसको खरीदेंगे, यानी कि जो शॉपकीपर भी होगा, वो भी इन कंपनी की चीज़ों को ही खरीदेगा। बेशक उसको थोड़ी महंगी मिल रही होंगी ये कंपैरिजन टू डुप्लीकेट प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन वो डुप्लीकेट चीज़ों को नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उससे जो उससे ग्राहक हैं, उनकी सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर हल्दीराम कंपनी ने अपने ऊपर हॉलमार्क वगैरह इन सब का यूज़ किया होगा, तो भाई पूरी दुनिया में इसका ये माल बिकेगा, है ना। नकली नहीं कहलाया जाएगा, एक सेफ कहलाया जाएगा। आज पता है, आज आप लोग इतने सारे, मैं बहुत खुश हूँ। एक बात बताओ, उस दिन नबिता थी या कौन थी, मुझे नाम याद नहीं है, वो 1-2 दिन क्लास रिकॉर्ड की, अब फिर से गायब है। पता है, आज आप सब लोग अवेलेबल हो, मैं बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि यार फर्स्ट डे से ही ना आप लोगों के साथ ही मैंने क्लास ली है। ये हम्म, अगर मैं बात करूँ कि फूड क्या करते हैं, भोजन दूषित या, देखो अभी जो मैं बात कर रही थी, भोजन क्या है, मिलावट हो सकती है उसमें। बहुत सारे भोजन मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जो डुप्लीकेट होते हैं और उनमें मिलावट होती है। ठीक है। जो क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप नकली चीज़ें ग्रहण करते हो, डुप्लीकेट चीज़ें ग्रहण करते हो, तो उससे आपके पेट में कैसे एसिडिटी बनने लग जाती है,
आपको या फिर फूड पॉइजनिंग होने लग जाती है। ये सारी समस्याएँ आपकी देखने को मिल जाती हैं। आवश्यक वांछनीय विशेषताओं की न्यूनतम सीमाएँ और अवांछनीय घटकों की अधिकतम सीमाएँ निर्धारित करना आवश्यक है। यानी कि जो हमारी खाद्य मानकों की जो मिनिमम जो सीमाएँ होती हैं ना, उनको प्रयोग करना बहुत ज़्यादा इसीलिए ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जो ग्राहक है उसके स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम जब खाना ग्रहण करते हैं उसी से ही तो हमारी सेहत निर्भर करती है ना, कि ये अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी। तो अब वो कौन-कौन से कारण होते हैं, जो खाद्य मानक हैं उनको किन-किन आधारों पे हम कैसे कह सकते हैं कि ये आपके भोजन में खाद्य मानक होने ही चाहिए। तो वो ये कुछ आगे हैं, देश में उत्पादित भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखना। यानी कि सबसे पहली चीज़, जो भी भोजन हमारे देश में अवेलेबल है उसकी क्वालिटी A1 होनी चाहिए। क्वालिटी के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के शोषण को रोकना चाहिए। अब आप कहोगे कि मैम शोषण को कैसे रोकना चाहिए? तो शोषण बेटा वो होता है जहाँ पर हम मिलावट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, कस्टमर के साथ में हम लोग खिलवाड़ ही तो कर रहे हैं ना, उसका शोषण ही तो कर रहे हैं। हम बेच रहे हैं, जैसे आजकल नकली नोट नहीं चल जाते हैं, आप लोग बिल्कुल नहीं पहचान पाते हो नकली नोटों को। उसी तरीके से कंपनी का ही फूड मैंने यहाँ डुप्लीकेट बना दिया, बस माइनर सा कुछ डिफरेंस होता है, और मैं ये असली बेचने की जगह मैं ये नकली माल बेच रही हूँ आप लोगों को उसी रेट में। वही सारी चीज़ें, वही पैकेट है, वही पैकेजिंग है, वही रेट है, वही वेट है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, ये नकली है। इस पे मार्क नहीं होगा, मार्क होगा वो तो नकली होगा। ठीक है, तो उससे क्या, मैं आप लोगों का शोषण ही तो कर रही हूँ एक तरीके से, आपको नकली चीज़ दे रही हूँ और आपसे पैसे ज़्यादा ले रही हूँ। तो ये होता है शोषण करना। ठीक है, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि जो खाद्य मानक है उसमें ये भी कहा, एक तो ये कहा गया है कि जो हमारे भोजन की गुणवत्ता है उसको बनाए रखना है। दूसरा ये कहा गया है कि विक्रेताओं को उपभोक्ताओं का शोषण नहीं करना है। मिल जाती है, बस जितना मेरा पेट भर जाए उतनी सैलरी तो मिल ही जाती है मुझे। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना, है ना, कि उनके स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ ना हो, ऐसे मानक बनाए जाते हैं। खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता के लिए मानदंड स्थापित करना, यानी कि हमारी जो फूड की गुणवत्ता क्या रहेगी उसके लिए भी अलग से रूल्स बनाना। ठीक है, अगर मैं बात करूं, कुछ मुख्य मानक हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, जैसे लीगल स्टैंडर्ड यानी कि कानूनी मानक। ये क्या होते हैं? ये संघ या फिर केंद्रीय, राज्य, नगर पालिका इनके द्वारा स्थापित किए जाते हैं ये मानक। ठीक है, तभी तो ये कानूनी मानक है, जो कि कानून कौन बनाता है? ऑब्वियसली वाला हमारी सरकार कानून बनाती है। सरकार किसके अंदर आती है? केंद्र, राज्य, नगर पालिका, इनकी अलग अलग सरकार होती है। तो वो क्या, हमारे खाद्य मानकों को बनाती है। और ये जो हमारे जो लीगल स्टैंडर्ड होते हैं ना, ये ज़रूरी होते हैं। हर किसी को इनको फॉलो करना कंपलसरी होता ही होता है, क्योंकि ये कानून द्वारा बनाए जाते हैं और इसी के माध्यम से दुकानदार उपभोक्ता को सामान देता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रकार की मिलावट ना की जाए। अगर ऐसा होगा तो आप लोगों को सजा होगी। सब लोगों ने, कौन सी वो पिक्चर है एक दिन का, जिसमें सीएम बनता है नायक, है ना, कैसे वो एक ही दिन में सब लोगों की छुट्टी कर दी थी दुकानदारों की। कोई वजन वेट को गलत तोलता था, कोई पैसे हाई रखता था, कोई बिल नहीं देता था। तो वो क्या है, लीगल स्टैंडर्ड के अंदर आता था तुम्हारा। उसी के बेस पे उसने दुकानदारों के लाइसेंस रद्द कर दिए। जो एक दिन के सीएम बने थे हमारे अनिल जी, है ना। तो ये उसी को लेकर है, यानी कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं खाद्य मानक को लेके, उनको फॉलो करना जरूरी है। अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है हमारा कंपनी और वॉलंटरी स्टैंडर्ड। ये हमारा मेन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हाँ ये भी आते हैं। ये एक्चुअली पता है, जो मेन होते हैं ना वो ये है, लेकिन इनके अंदर ये सब कैटेगराइज हो जाते हैं। वैसे मैं किसका पूछ रही थी, मेडिकल के
स्टूडेंट्स किसके पास है? कौन बता रहा था कि मैम मेडिकल के हैं? देखो वॉलेंट्री स्टैंडर्ड कौन से होते हैं, ये अलग अलग फूड इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, विभिन्न खंडों द्वारा स्थापित किया जाता है इनको। ये मानक आमतौर पर उपभोक्ता छवि का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि ये जो मानक होते हैं ना वो एक तरीके से ये दिखाते हैं, कोई दिखावा नहीं होता है इनमें, जैसी क्वालिटी बोली गई है ओके। आप क्या कर रहे हो? जैसी क्वालिटी बोली गई है वही क्वालिटी आपको प्रोवाइड भी की जाती है प्रोडक्ट की, ठीक है। ये होते हैं हमारे वॉलेंटियर स्टैंडर्ड। ये क्या है, प्राइवेट जितनी भी कंपनीज होती हैं, सुपरमार्केट होते हैं। सुपरमार्केट क्या होता है बताओ जल्दी, कौन बताएगा? सुपरमार्केट क्या होते हैं भाई, बताओ। बोलो बोलो, सुपरमार्केट क्या होते हैं? अरे यार सिंपल सा बोल, बिग शॉप होती हैं। और सुपरमार्केट यानी कि जहाँ पे आपके सारे फूड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बिग शॉप होती हैं, हाँ। एक तरीके से आप देखो बिग बाजार वगैरह ये सारी जो हाँ हाँ, वो हमारा यानी कि एक ही जगह पर विभिन्न विभिन्न खाद्य पदार्थ अवेलेबल होते हैं, यानी कि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं। या फिर पर्टिकुलर अगर सपोज करो मैंने फूड की शॉप खोली है, तो वहाँ पे जितनी भी शॉप्स होंगी वो सारी फूड की होंगी, वो हमारा सुपरमार्केट कहलाता है, ठीक है। हम्म। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखो कुछ, अब ये क्या है, वॉलंटरी थे, जो किसके लिए, सुपरमार्केट वगैरह इन सब के लिए बनाए गए थे, ये प्राइवेट होते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड, और ये क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अब भाई ये जितना भी खाना वगैरह जो भी बनता है उसकी प्रोसेसिंग होती है तभी तो आप लोगों के पास में पहुंचती है ना। तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, वहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो हमारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप होता है, यानी कि ये कौन सा ग्रुप होता है, संगठनात्मक समूह होता है, ठीक है। ये इसमें किसी भी प्रकार के कोई कानूनी मानक शामिल, इंडस्ट्री में अगर जैसे सपोज कर दूं, मैं अभी जो एग्जांपल दे रही थी कि कोई कंपनी है, ठीक है, उसकी अपने आप में उसने 3-4 ब्रांच उसने खोल ली हैं, तो उसकी क्या वो इंडस्ट्री हो गई ना? हो गई कि नहीं हो गई बताओ, एम आई राइट और रॉन्ग? इंडस्ट्री क्या होती है, जो बहुत बड़े स्केल पे काम करती है और उससे छोटी छोटी शॉप जो है वो आपस में जुड़ी रहती हैं, वो इंडस्ट्री कहलाती है ना। तो उसके अब उसका कोई भाई हेड होगा, तो ये हेड बनाता है कि मेरी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे, ठीक है। वो होते हैं हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। मतलब कंज्यूमर और ग्रेड स्टैंडर्ड ये क्या होते हैं, ये स्टैंडर्ड जो होते हैं ये उपभोक्ता की आवश्यकताओं के आधार पर बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लीगल स्टैंडर्ड जो कानून द्वारा बनाए जाते हैं, वॉलेंट्री स्टैंडर्ड जो फूड इंडस्ट्री मतलब अलग अलग जो फूड इंडस्ट्रीज होती हैं उनको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, यानी कि जैसे प्राइवेट कंपनीज हो गई, आपकी सुपरमार्केट हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लैश करेंगे कि मैम वॉलेंट्री स्टैंडर्ड्स में और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में क्या डिफरेंस है। तो देखो ये जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज होती हैं ना, अलग अलग, वेरी गुड, क्लैपिंग। वैसे आपको पता है आपकी मैम भी गोल्ड मेडलिस्ट है।
एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हाँ ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या कर देगी, जितनी भी हमारी फूड इंडस्ट्रीज है ना उनके सामने एक इमेज ला के रख देती है कस्टमर के सामने, कि जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनको ये सारी कुछ कोर्स होते हैं वो अवेलेबल कराए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आईसीआई करके भी कोड होता है आपका, है ना। और इंडस्ट्री कोड यानी कि पर्टिकुलर खुद की एक कंपनी है। सपोज करो अगर मैं अपनी एक कंपनी खोल लूँ आकांक्षा नाम से, तो वहां पे दादागिरी जो भी है वो किसका, मेरी ही चलेगी। मेरे ही रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे, मेरे अंडर जितने भी लोग काम करेंगे वो मेरी ही बात सुनेंगे, है ना। वॉलंटियर में क्या हो जाएगा कि मैंने एक अपनी कंपनी खोली, दूसरे ने अपनी एक कंपनी खोली, तीसरे ने एक कंपनी खोली, है ना। तो वहां पे क्या, इन सबको जो रेगुलेट करने के लिए जो बनाया जाएगा वो हमारी वॉलंटरी कहलाती है, ठीक है। कंज्यूमर ग्रेड्स क्या होती हैं कि ये जनरली कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब कुछ मानक हमारे ऐसे होते हैं जिनको सबको, चाहे वो इंडस्ट्री वाले हों, चाहे वो लीगल हो, कोई भी हो, उनको फॉलो करना ज़रूरी होता ही होता है, ठीक है। हाँ, आईएसओ। ये एक्चुअली पता है मैंने आपकी इस स्लाइड में क्यों नहीं डाला है, क्योंकि ये इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता। अगर जैसे पूछा जाएगा ना, तो क्या पूछा जाएगा, जैसे ये जो अभी मैं बता रही हूँ ना कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, ये कब पारित हुआ, ये किससे रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा। या आपकी ये शॉर्ट फॉर्म दे दी जाएगी आप लोगों को, देखो ऐसे टेबल दे दी जाएगी, पीएफए दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दिया जाएगा स्टैंडर्ड, ठीक है। और यहाँ लिख दी जाएगी हम्म, कर लो रिलेटेड फील्ड, ठीक है। अब सपोज करो मैंने पीएफए लिख दिया और यहाँ लिख दिया कि ये खाद्य मिलावट से संबंधित है, तो क्या है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये एज अ मैचिंग के रूप में दे दिया जाता है, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ लेकर आई हूँ यहाँ पे। देखो क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या है पीएफए भी बोलते हैं। ये कब पारित हुआ था, 1955 में पारित हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि चाहे जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल हैं, उन सबको इस बात का ध्यान रखना ही रखना है, अगर उनके फूड में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट पाई गई तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एक्ट 1955 में पारित हुआ था। आप टेबल बना लेना है, ये एक साइड में तो लिख लेना सारे स्टैंडर्ड्स के नाम, और एक साइड लिख लेना सन। तो आपको कई बार इनके सीक्वेंस भी आ जाते हैं कि पहला कौन सा मानक था वो पारित हुआ था, ठीक है। एक होते हैं आपके एसेंशियल कम्युनिकेशन एक्ट 1954, हिंदी में ही पढ़ाती हूँ ये आपको। अनिवार्य मानक यानी कि एक एक खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम यानी कि पीएफए 1995 में पारित हुआ था। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1954 में पारित हुआ था, जिसके अंदर और भी कैटेगरीज आती हैं। क्या क्या आती हैं, जिसमें हम लिखते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा विनियम फल उत्पाद आदेश, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफपीओ। इंग्लिश में देखो ये क्या है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रेगुलेट किया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। पीडीएफ में है ये जो मैं पढ़ा रही हूँ। हाँ इंग्लिश में, इसीलिए मैंने इंग्लिश खोल दी। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। अच्छा ये बताओ, जो आपको कंटेंट मिल रहा है उसमें कुछ कमी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या उसमें, ये बताओ पहले। वो ठीक है या फिर आपको कोई दिक्कत हो रही है, इतना बताओ। देखो ये एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट 1954 के अंदर आया है। कौन सा आया है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है। ओके, कंफ्यूज मत होना कि ये अलग से है, अलग से नहीं है, ये एसेंशियल कम्युनिटीज के अंतर्गत ही है। ओके,
मीट प्रोडक्ट ऑर्डर जिसको 1973 में पारित किया गया था, किसके द्वारा? मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा। इसमें क्या किया जाता है कि मार्केट का इंस्पेक्शन किया जाता है कि वहाँ पे जो मछलियाँ वगैरह या मीट वगैरह जो भी यूज़ हो रही है वो किस क्वालिटी की यूज़ हो रही है। ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर भी दिया गया था 1992 में, जिसमें क्या देखा जाता है कि कितनी सेलिंग हो रही है, कितना लोग उसको खरीद रहे हैं और ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको बोलूं, सपोज करो मैंने बना लिए 500 पैकेट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के, ठीक है, हिंदी में भी है, राखी जी हिंदी में भी है, ठीक है। अब सपोज करो मेरे इतने हैं और मैंने इनको 500 की मेरी क्या है प्रोडक्ट है मेरे, मुझे इतने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हुए मेरे 300। और परचेज किए गए, यानी कि मैंने 300 डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें से सपोज करो कई बार देखो कम ज़्यादा हो जाता है, जिसमें से 250 लोगों ने परचेज कर लिया, मेरे पास क्या 50 बच गए, है ना। तो ये क्या मुझे यहाँ लॉस हो गया। वहीं अगर मैं बात करूँ, कई बार ऐसा होता है कि 300 मैंने दुकानदार को दिए, लेकिन वहाँ उसके पास ये और ख़त्म हो गए, उसने मुझसे कहा कि और भी पीसेस चाहिए, तो मैंने उसको 100 पीसेस और भिजवा दिए। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गया। एक तरीके से और समझ सकते हैं, सपोज मेरे पास ये 500 है ना, तो मैंने इनका डिस्ट्रीब्यूशन किसी कुछ प्रोडक्ट मैंने ए कंपनी को दे दिए, कुछ मैंने बी कंपनी को दे दिए, कुछ मैंने सी कंपनी को दे दिए। तो ये मैंने कहाँ कहाँ पे कितने कितने प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया, वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, समझ गए डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सेल यानी कि कितना मेरा माल बिका है ना, और परचेज कितना लोगों ने खरीदा है, और डिस्ट्रीब्यूशन मेरा जो माल है मैंने किन किन कंपनियों को दिया है। ठीक है, ये होता है हमारा। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर वेजिटेबल प्रोडक्ट ऑर्डर, ये 1976 में पारित किया गया था, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारे वेजिटेबल प्रोडक्ट हैं और जो हम लोग ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं वो प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। द लाइसेंस इज ग्रांटेड, इन सबको जो लाइसेंस मिलता है किसके द्वारा मिलता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाईज कस्टमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो MCSC-APD, बहुत लंबा नाम हो जाएगा ये। इसके अंदर क्या आता है कि ये मार्केट प्राइस को कंट्रोल करता है, किसके? वनस्पति के, यानी जैसे डालडा वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं आपके ऑयल प्रोडक्ट। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाईज कस्टमर क्या देखता है, ये मार्केट में जितने भी हमारे ऑयल हैं उनका मूल्य क्या रहना चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विस सप्लाईज देखती है। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑन वेट एंड मेजर, ये 1977 में पारित किया गया था, जिसके तहत ये देखा जाता है कि हमारे जो फूड प्रोडक्ट हैं उनका वेट कितना रहेगा। ठीक है, ये हिंदी में, ये जो हिंदी में बोल रहा था वो हिंदी में देख लेना। अब बात कर लेना वॉलेंट्री स्टैंडर्ड का। वैसे तो पता है मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही पढ़ा दूंगी, लेकिन आगे इनके बारे में डिटेलिंग भी है। वॉलेंट्री यानी कि ये इनकी अपनी ही एक अलग कंपनी है, ये होना कंपलसरी है ही है। जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी ना, ये जो मैं पीछे बात कर, आगे आएगा तब मैं बताऊंगी। एग मार्क क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, ये 1937 में पारित हुआ था। इसको देखो ऐसे समझना, AG एग्रीकल्चर और मार्क यानी कि मार्केटिंग। एग्रीकल्चर के यानी कि आप कह सकते हो कृषि के मानक। ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या देखा गया था, यहाँ तक मैंने बता दिया था। मास ये जो है ना हमारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1954 में ये पारित किया गया था, जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने विनियम फल उत्पाद आदेश जारी किया था। साथ ही साथ मांस उत्पाद आदेश जारी किया था 1973 में। ठीक है। और उसके अलावा दूध और दूध उत्पादन आदेश
भी पारित किया था 1992 में, जिसमें ये देखा गया कि दूध की बिक्री कितनी हो रही है, कितना लोग उसे खरीद रहे हैं और कितना मैं इसे वितरित कर रहा हूँ दूसरे लोगों को। सीरियसली आप 24 आवर्स जॉब में रहती हो? ऐसी क्या जॉब कर रही हो? किस चीज़ की जॉब कर रही हो? और जॉब में रहते हुए भी आप पढ़ाई कर रहे हो? आप कहीं बाहर रहते हो या फैमिली के साथ रहते हो? ठीक है। जो हमारे तेल, और ये जो मैं बता रही थी ना खाद्य, जो भी हमारे तेल वगैरह होते हैं ना, इसका ये वनस्पति उत्पादन आदेश लागू किया गया था 1976 में, जिसके तहत ये लागू किया गया था कि हमें कौन सी क्वालिटी का तेल यूज करना है। ओके। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि इन सबको लाइसेंस कौन देता है, तो लाइसेंस इनको देता है उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। इन सबको लाइसेंस दिया जाता है, जिससे कि हमारे जितने भी ऑयल प्रोडक्ट हैं उनका मार्केट में क्या मूल्य रहेगा ये निर्धारित किया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ एक और आपका स्टैंडर्ड होता है किसके अंदर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत ही आता है, सॉरी, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ही आता है, जिसमें ये देखा जाता है कि हमारे जितने भी भोजन पदार्थ हैं उनका वजन कितना रहेगा। ठीक है। किस चीज़ की जॉब करती हैं आप पूजा जी? फैमिली के साथ रहती हो फिर भी आप 24 आवर जॉब कर रही हो? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं समझ नहीं पा रही हूँ इसको। अगर हम लोग जो कुछ हमारे वॉलेंटियर स्वैच्छिक मानक हैं, जो अपने आप में मानक, यानी कि देखो अगर मैं बात करूँ जो अभी हम लोगों ने मानक पढ़े ना, जो कंपलसरी मानक हैं, उनको अगर किसी ने ग्रांट किया है ना, जिनको मान्यता दी है। ओके जो, सॉरी ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये होना भी चाहिए। तो वो क्या है कि जैसे एग मार्क हो गया हमारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, एफएसएसएआई हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हो गया, इन सब के द्वारा ही उनको मान्यता दी जाती है कि आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने ही करने हैं। वो हमारे वॉलेंटियर, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि जो हमारे कंपलसरी मानक जो होते हैं, यानी कि जो आवश्यक जो मानक होते हैं, वो स्वैच्छिक मानक पर निर्भर करते हैं। ठीक है। हम्म। अब जैसे अगर मैं एग मार्क की बात करूँ तो ये 1937 में पारित किया गया था। साथ ही साथ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, जिसको हम लोग बीआईएस के नाम में जानते हैं, और इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है जो बीआईएस बनाता है। तभी तो आप लोग देखते हो ना, जितने भी आपके फूड प्रोडक्ट होते हैं उन पे ये वाला मार्क होता है ज़्यादातर, आईएसआई होल मार्क होता है ना। बीएसआई आप लोग बहुत कम देखने को मिलेगा, आईएसआई आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। ओके दैट्स ग्रेट, तो बहुत अच्छी बात है। आज तो यार इतना टाइम हो गया, टाइम पता ही नहीं चला है, बहुत जल्दी टाइम भागता है। देखो अभी आ गए, अभी तो बहुत सारा बचा है आप लोगों का। आज टाइम इतना जल्दी क्यों जा रहा है? आज पता मेरा आपको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। फिर तो आप ये बहुत अच्छे से समझ पाते होगे, है ना? मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ये 2006 में पारित किया गया था। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा, है ना। स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड रेगुलेट देयर, यानी कि जितने भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं उनके मानकों को निर्धारित करते हैं, उनके मानकों को चलाते हैं। क्या? एफएसएसएआई। उनको कैसे बनाना है, उनका रख रखाव किस तरीके से करना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है, सेलिंग किस तरीके से करनी है, इवन माल इंपोर्ट कैसे करना है, यानी कि माल लेना कैसे है दूसरी कंपनियों से, उसको सेफ किस तरीके से रखना है, जो मानव के कंजम्पशन के लिए स्वास्थ्य हो, ये सब कौन डिसाइड करता है? एफएसएसएआई।
जो 2006 में पारित किया गया था। बिल्कुल, बहुत जानकारी मिलती है क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ तो है ही उसी से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे फूड की ही सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तभी तो मैंने कहा मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल भी देखो मैं यही चीज़ कह रही थी कि बहुत सारी चीज़ आप मेरे द्वारा सीखोगे और कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी जो मुझे आपसे सीखने को मिलेंगी। है ना? देखो, मैं हिंदी में बता देती हूँ कि मानव उपयोग के लिए सुरक्षित और संपूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये एफएसएसएआई ही ज़िम्मेदार होता है कि उसका निर्माण, हमारे भोजन पदार्थ का निर्माण कैसे करना है, उसका रखरखाव कैसे करना है, उसका वितरण कैसे करना है, बिक्री कैसे करनी है और उस माल को लेना कैसे, ये सब हमारा एफएसएसएआई रेगुलेट करता है। ठीक है? एफएसएसएआई अपने आप में एक बहुत बड़ी बॉडी है, यानी कि रेगुलेशन है। ठीक है? यस, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, ये बाद में नाम चेंज हो गया था। देखो अभी आएगा, ये आ गया ना यहाँ पे। मैंने कहीं आगे भी नाम लिखा है, इसकी पूरी फुल फॉर्म लिखी है, अभी मैं दिखाऊंगी। एडुकेट रिप्रेजेंटिंग ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर, फार्मर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट, रिटेलर, जितने भी होते हैं देखो यहाँ ना, सरकार, उद्योग संगठनों, उपभोक्ताओं, किसानों, तकनीकी विशेषज्ञों, खुदरा विक्रेताओं आदियों का ये प्रतिनिधित्व करती है एफएसएसएआई। ये दो दो बार लिख गया तुम्हारा। तीन बार लिख गया ये। चलो मैं इसको हटा दूंगी। अब जो हम लोग कौन किसकी बात कर रहे थे, ये हमारा कौन सा है, कंपलसरी एक्ट है ये हमारा, इसको हमें मानना जरूरी है। इसके अंदर क्या आता है, जिसके अंदर हम हेल्थ को देखते हैं कि जो हमारा फूड कंज्यूम करने से हेल्थ कैसी रहेगी, सप्लीमेंट कौन कौन से दिए जाएंगे, न्यूट्रासेटिक्स कौन कौन से दिए जाएंगे, लाइसेंस इशू किया जाता है विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 2 महीने के अंदर अंदर लाइसेंस दे दिया जाता है। नहीं बेटा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है। प्रोविजन ऑफ नोटिस बाय डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ये ऑफिसर्स के द्वारा ये इसका नोटिस दिया जाता है। प्रोसिक्यूशन इफ टू बी लॉन्च, शुड बी विद इन 1 ईयर। हिंदी में पढ़ा देती हूँ आपको। देखो, हेल्थ फूड सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशनिस्ट को कवर करता है। अधिनियम में प्रावधान क्या है, अगर हम बात करें एफएसएसएआई क्या क्या काम करता है हमारा, तो हेल्थ फूड्स को प्रमोट करता है, सप्लीमेंट्स को देता है, इन सबको देता है। साथ ही साथ 2 महीने के अंदर अंदर लाइसेंस भी जारी करता है दुकानदारों के लिए। ठीक है? और नियमित अधिकारियों द्वारा नोटिस भी देता है, अगर कोई काम ठीक से नहीं कर रहा तो उनको नोटिस भी दिया जाता है। अभियोजन यदि शुरू किया जाना है 1 वर्ष की समय सीमा के भीतर होना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई काम नहीं करना है तो 1 वर्ष के अंदर अंदर आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है। ये परीक्षण भी करता है समय समय पर। अगर किसी को कोई बीमारी है, जैसे कभी कभी हो जाता ना कि आपातकालीन क्या है स्थिति आ जाती, तो उसमें क्या है, ये उनके मामलों की भी पुष्टि करता है, यानी कि उनकी भी देखरेख करता है कि अगर किसी तक कोई खाना नहीं भी पहुंच पा रहा है तो एफएसएसएआई एक ऐसा थोड़ा सा डिपार्टमेंट रखता है जहां से ऐसे लोगों की मदद की जा सके। ठीक है? राज्य सरकार द्वारा सूचना देने वाले उल्लंघनकर्ताओं के बारे में सूचित करना, यानी कि जो राज्य सरकार द्वारा इसमें भी मदद करता है, यानी कि एक सरकार की हेल्प करता है कि कौन कौन मिलावट कर रहा है, इसकी सूचना राज्य सरकार को दी जाती है। ठीक है? अगर मैं बात करूं एडल्ट्रेशन क्या होता है, मिलावट क्या होती है, जो फूड भी बनाया जा रहा है वो उपभोक्ता के लिए सेफ नहीं है, गलत ब्रांड का यूज किया जा रहा है। ठीक है? मिस ब्रांड क्या होती है, यानी कि डुप्लीकेट आइटम जो बनाया जाता है, गलत आइटम जो बनाया जाता है। ठीक है? पैकेजिंग उसकी सेम रखी जाती है लेकिन वो होती नहीं है। और क्या है, वही जो मैं आगे चीज़ें आपको बता रही थी वही सारी इसमें लिखी हुई हैं, यानी कि फ्लेवर चेंज कर देता है, कलर, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, जो क्या है मानकों द्वारा
मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात कर लें द स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि जहाँ पे भोजन पदार्थ का वजन कितना होना चाहिए ये निर्धारित किया था। ये एक्ट कब बना था? 1976 में बना था, जिसके अंदर चलो जिसके अंदर क्या है, वजन को देखा जाता है, उपभोक्ताओं के खाद्य वितरण को देखा जाता है मंत्रालय द्वारा। बेबी वेनिंग फूड, बिस्किट, ब्रेड, मक्खन, कॉफी, चाय, वनस्पति तेल, दूध पाउडर, गेहूं, चावल का आटा, इन सभी चीजों को फूड स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर के तहत देखा जाता है कि इनका वेट कितना रहेगा। विनिंग फूड कौन से होते हैं, कोई बताएगा मुझे? विनिंग फूड कौन से होते हैं, बताओ? विनिंग फूड वो होते हैं जहाँ पे बच्चा ब्रेस्ट मिल्क के बाद में अदर फूड कंज्यूम करने लग जाता है ना, अदर लिक्विड कंज्यूम करने लग जाता है, वो हमारे विनिंग फूड कहलाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसके गुण क्या क्या है, लक्षण क्या क्या है, तो ये क्या है, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स सीजीपीएम के द्वारा अडॉप्ट की गई है, जिसको एज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मोर्टोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एसेंशियल कम्युनिटीज यानी कि ये हमारे कुछ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, जिसके तहत भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें काला बाजारी यानी कि जो मिलावट है ना, मिलावट है उसकी रोकथाम को देखा जाता है। ठीक है, और ये कानून, इसके अंदर ये काला बाजारी का कब बनाया गया? 1980 पर कानून बनाया गया इसका। ठीक है, उन वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण के विनियम नियंत्रण का प्रावधान करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या करता है? वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण, उनका विनियम किस तरीके से करना है, यानी कि आदान प्रदान किस तरीके से करना है, नियंत्रण किस तरीके से करना है। आप ये वीडियो डाउनलोड करके रख सकते हो, तो आपके लिए हमेशा सेव रहेंगी ये ऐप में। या बढ़ाने उचित मूल्यों, इन सब की ये पुष्टि करता है हमारा आवश्यक वस्तु अधिनियम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ द एसेंशियल कम्युनिटीज यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें फील्ड आते हैं, मैं देखो फूड वाले बता दे रही हूँ, उसमें आते तो इसमें टेक्सटाइल के भी हैं, लेकिन फूड वाले बता देती हूँ। एडिबल ऑयल सीड यानी कि जो हमारे भोजन के लिए आवश्यक ऑयल हैं वो इसके तहत आते हैं। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर बनाया गया था 1992 में, जिसमें क्या है, ये किसके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इसको चलाया जाता है, जिसमें एनिमल और डेयरी प्रोडक्ट या फिशेज के प्रोडक्ट को देखा जाता है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट की कैपेसिटी होती है 10,000 लीटर पर डे, यानी कि हर दिन 10,000 लीटर दूध से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें 500 टन से भी ज़्यादा मिल्क का हर साल ज़रूरत पड़ती है और उनको लाइसेंस दिया जाता है। देख रहे हो आप लोग? ठीक है, द प्रोडक्शन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये सब किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर के द्वारा देखा जाता है। वेरी गुड, और ऐसा ही करना चाहिए। पता है, साथ साथ आप नोट्स बनाते जाओगे ना, आपके लिए इजी रहेगा। द ऑर्डर सेट सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर डेयरी, यानी कि जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए ऑर्डर रिक्वायर करते हैं, उनकी यानी कि क्वालिटी किस तरीके से होगी, सर्टिफिकेट किस तरीके से देगा गया, पैकेजिंग, मार्केटिंग, लेबलिंग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। और साथ ही साथ ये ऑर्डर भी देता है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिका है उसका ऑर्डर भी देता है। आप लोगों से एक चीज़ पूछनी थी, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग सुबह के टाइम क्लास कर सकते हैं, क्योंकि सुबह पता है एकदम फ्रेश फ्रेश मूड रहता है और ज़्यादा कंटेंट हम लोग कवर कर पाएंगे, क्योंकि उससे पता है कि सुबह सुबह आप पढ़ लोगे ना तो फिर आपको रात का टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए।
अभी आप क्या, आप पढ़ लेते हो, थक जाते होगे, कुछ लोगों को नींद भी आ जाती है, आप कॉपी बंद करके सो जाते होगे, है ना? तो टाइम नहीं मिल पाता होगा आपको रिवीजन का। हम लोग सुबह क्लास करेंगे ना, तो सुबह आपको, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 11 बजे से ले सकती हूँ क्लास। तो सुबह सुबह पता है करने से एकदम मूड भी फ्रेश रहता है, मुझे अच्छा लगा करेगा कि मैं आप लोगों से सुबह सुबह ही मिल लिया करूंगी। अब देखो ये डिसाइड, मैं देखो मुझे 8 बजे भी मैं पढ़ा सकती हूँ, 11 बजे भी पढ़ा सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर 8 बजे मुझे लग रहा है कि कुछ लोग नहीं पढ़ पाएंगे। 11 बजे क्लास होती है। किसकी क्लास होती है? तो यूट्यूब वाली तो आप कभी भी देख सकते हो। वो यूट्यूब पर डेली थोड़ा होती है 11 बजे। देखो मैं किसी की क्लास डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, आप मुझे फ्री टाइम बता दो कि किस टाइम पे आप फ्री हो, मैं उस टाइम पे आपकी क्लास ले लिया करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है ना सुबह की क्लास ज़्यादा ठीक रहती है। ओके, निधु मैम लेती हैं, पर निधु मैम की डेली नहीं होती है मेरे ख्याल से 11 बजे। आप लोग प्लीज़ मुझे टाइम बता दो सुबह का, तो हम लोग सुबह क्लास किया करेंगे अपनी, एकदम फ्रेश फ्रेश, अच्छा रहेगा, खिला खिला सा चेहरा दिखेगा सबका। चलो ये मैं कल पढ़ाऊंगी, आज आपका टाइम हो गया है, ठीक है? हाँ, सब टीचर्स जो होते हैं डे वाइज, हाँ। 9 से 10, ठीक है, डन। सुबह के टाइम, अच्छा हम लोग ये इवनिंग का टाइम अपना, ये भी बात है, आप लोगों का घर का काम रहता होगा, लेकिन कुछ थोड़ा एडजस्ट कर लो, अगर कहीं हो जाए तो। मैं समझ सकती हूँ, किसी किसी का कॉलेज भी होता होगा, किसी किसी की क्लासेस भी होती होंगी। पता है, इससे पता है आपका भी शेड्यूल बन जाएगा। पता है क्या होता है, देखो मैं यहाँ बताऊँ कि आपको अगर ये हो ना कि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो आप उतनी ही आपकी कैपेसिटीज भी बढ़ जाती है। ओके, हाउस वाइफ, ओके ओके। ओके पूजा जी, समझ सकती हूँ, फिर तो कितना काम रहता होगा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो किसी को, तो हम 11 से 12 अपनी क्लास कर सकते हैं, या फिर अगर 11 से 12 नहीं हो रही होगी तो हम 2 से 3 कर लेते हैं अपनी क्लास। मैं नाइट में मैं नाइट में मना कर रही हूँ, आप नाइट में बोल रहे हो। 2 से 3 रख लें आफ्टरनून में, बताओ जल्दी। नहीं, तो फिर किस टाइम? मॉर्निंग में आप लोगों का काम होता है, इवनिंग में आप लोगों को नींद आती है, आफ्टरनून में आपकी जॉइंट फैमिली होती है, किस टाइम रखा जाए फिर बताओ? क्योंकि मैं, पता है, मैं ये चाह रही थी आपसे सुबह सुबह ही मेरी मुलाकात हो जाए करे। हाँ यही तो बात है ना कि इस टाइम तक थक जाते। 2 बजे पक्का? सब एग्री हो 2 बजे के लिए, बताओ जल्दी। राखी जी आपको क्या दिक्कत है? डेली टेस्टिंग होती है क्या आपकी? चलो ठीक है, कल बात करते हैं, अभी आपका टाइम बहुत हो गया, ठीक है? ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग आपस में डिसाइड कर लेना, या फिर मैं बता दूंगी।
चलो आप लोग खाना वगैरह खाओ, बहुत टाइम हो गया। ओके, गुड नाइट।